हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट कैरियर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। पुराने वाले एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर का नाम था मोशन, पर नए वाले एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर का नाम हो गया है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का। तो अगर हम अपने आसपास देखिएगा, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप रूम में बैठ के देख रहे हैं तो ऊपर में चलता हुआ फैन दिखेगा। अगर आप रास्ते पे हैं तो फिर रास्ते पर चलती हुई गाड़ियाँ दिखेंगी, आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखेंगी। अगर आप इन सब में कुछ कॉमन चीज़ें देखने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये सब मोशन में है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि मोशन, तो दुनिया में हर चीज़, आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं या फिर कहीं पे भी कोई चीज़ें देख रही है, हर चीज़ मोशन में है। यहाँ तक कि आप अभी बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसके दौरान भी आप मोशन में हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि अभी आप बैठे हुए हैं तो आप मोशन में कैसे हो सकते हैं? तो अभी आप मोशन में इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो हर सेकेंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। तो इसलिए जब हमारा अर्थ ही रोटेशन और रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसीलिए हम लोग भी उसके साथ है, तो हम लोग भी उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर वक्त वो मोशन में है। तो इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट दो अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो दो अलग अलग स्केल पे चीज़ें मूव कर रही होती है। एक होता है मैक्रो स्केल और एक होता है माइक्रो स्केल। मैक्रो स्केल कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, ये सब कंप्लीटली मूव कर रहे हैं, ये सब हर वक्त मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैक्रो स्केल पे है। और मैक्रो स्केल में आ जाएगा मून, अर्थ, स्टार्स, ये सब मूव कर रहे हैं। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, अर्थ हमारे सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, स्टार्स गैलेक्सी के चारों ओर मूव कर रहे हैं। माइक्रो स्केल पे बात करें तो ये जो माइक्रो स्केल पे अगर हम बात करें तो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े से बड़े लेवल पे हो, हर चीज मूव कर रहे हैं। तो यही चीज समझते हैं, जैसे हमारे बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, स्नेक्स चल रहे हैं, एंड जो हम लोग ओशियंस के अंदर जो टाइड्स आते हैं सब हमारे मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जब हम अपने नेचर्स के मोशन में देखते हैं, जब नेचर में जो मोशन चल रहे हैं, जैसे कि ओशियंस का राइज एंड फॉल, ओशियंस के अंदर जो टाइड्स आते हैं, ये जो टाइड है, या फिर स्नेक का जो मूवमेंट है, या फिर बटरफ्लाई का जो मूवमेंट है, तो ये सब मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा, ये सब जो मोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन सबको समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक मोशंस के बारे में समझना होता है। जब हम लोग कुछ बेसिक मोशंस के बारे में समझ लेते हैं, उनको अच्छे से मास्टर्स कर लेते हैं, मतलब उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके हम ये कॉम्प्लेक्स मोशंस को समझ पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग उस सिंपल मोशंस को समझते हैं। तो अगर हम सिंपल मोशंस की बात करें तो तीन तरीके के सिंपल मोशंस होते हैं, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशंस। तो
अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, 3 तरीके के मोशंस होते हैं। सबसे पहला लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और तीसरा है ऑक्सिलेटरी मोशन। तो जो सबसे आसान मोशन होता है वो होता है लीनियर मोशन, क्योंकि इसमें वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वन डायमेंशन होता है, मतलब इसमें केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमारा लीनियर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे एक सेंटर के अराउंड चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ऑक्सिलेटरी मोशन में बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि लीनियर मोशन, मूविंग कंटिन्यूअसली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, आ रहा है, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, मूविंग अलोंग अ लूप और कर्व ट्राजेक्टरी सेंटर्ड अराउंड ए स्पेसिफिक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट। अगर कोई एक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट के अराउंड चारों तरफ मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन, मूविंग कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन अबाउट अ सेंट्रल पोजीशन और ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई एक सेंट्रल पोजीशन, जैसे ये एक सेंट्रल पोजीशन है, पेंडुलम की बात करें तो उसके आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ मोशन है वो है लीनियर मोशन। When an object moves from one point to another along a direct straight path without turning back or changing its angular orientation, इसके कहने का मतलब हुआ, उस लाइन में लिखा हुआ है कि लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स एंगुलर ओरिएंटेशन, मतलब बिना एंगल चेंज किए। जैसे ये जा रहा था, अभी इसका एंगल 0 है और ये आगे की ओर ही जा रहा है, बिना इसका एंगल चेंज, मतलब ये बिना ये रास्ता चेंज किए, इस तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। अगर हम लीनियर मोशन के एग्जांपल्स की बात करें तो लीनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा एक स्विमर, एक एथलीट जो स्विमर है वो जब मूव कर रहा होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। दूसरा, कार ऑन अ हाईवे, अगर कोई कार हाईवे पर मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी हमारा लीनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप, बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ टॉप, अगर किसी टॉप से बॉल गिर रहा है नीचे की तरफ, तो वो भी हमारा लीनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये चीज है। इट अंडरगोज लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे हम लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल मोशंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली वन डायमेंशंस। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल मोशन है, मतलब सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ जो मोशन होता है वो होता है हमारा लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व होता है। जैसे एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, रिक्वायरिंग ट्रैकिंग अलोंग अ सिंगल लाइन मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो आगे की ओर मूव कर रहे हैं या फिर पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या होता है। दुनिया का हर चीज मोशन में है। जब कोई ऑब्जेक्ट
मूव कर रहा है मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे मोशन कहते हैं। ये मैक्रो स्केल पे भी होता है और माइक्रो स्केल पे भी होता है। मैक्रो स्केल मतलब बड़े बड़े प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स ये सब अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा मैक्रो स्केल कहलाएगा। माइक्रो स्केल जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ, हर वो चीज हमारे आसपास कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, पर नेचर का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कैओटिक और मेसी है, जिसके कारण हम लोग उसको पढ़ने के लिए आइडियलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले बेसिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इन सब में मास्टर्स करने के बाद, इस सब में बहुत अच्छे से जान लेने के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचर्स के मोशंस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रेक्टिलिनियर मोशन का। अ स्विमर रेसिंग डाउन अ सिंगल स्ट्रेट लेन ऑफ ओलंपियाड पूल। एक अगर आप स्विमिंग देखे होइएगा तो उसमें एक इस तरीके से लाइन बने होते हैं और इसमें अपना एक स्ट्रेट लाइन में स्विमर मूव कर रहे होते हैं। अ बॉल ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन थ्रू द एयर फ्रॉम अ हाई प्लेटफॉर्म से बॉल को गिराया गया है, तो वो भी हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अ कार ट्रैवलिंग डाउन एन अनकर्विंग परफेक्टली स्ट्रेट हाईवे। एक कार जो एक परफेक्टली स्ट्रेट हाईवे पर मूव कर रहा है, वो भी हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अ लोकोमोटिव ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ अ ट्रेन ट्रैक। अगर एक ट्रेन जो है एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है तो वो भी हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब ये जो मोशन है, इस मोशन को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स डिराइव करते हैं, कुछ टर्म्स समझते हैं। जैसे सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट, अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब वो स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आप मूव करना स्टार्ट किए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और वहां पे इंडिया गेट आप आप चलना स्टार्ट किए, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, कि जहां से आप मेजर कर रहे हैं, जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब इसी रेफरेंस पॉइंट को मैथ्स या फिजिक्स में इसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कह देते हैं। जो रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप चलना स्टार्ट किए हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। मैथ्स या फिजिक्स में इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। To accurately describe where an object is located, providing a raw distance value is insufficient। अगर हम केवल और केवल डिस्टेंस बता दें कि हम 50 मीटर चले हैं तो ये हमारा उतना सही नहीं होगा। अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेटियल लेआउट रिक्वायर्स अ स्टैंडर्डाइज्ड कोऑर्डिनेटेड बैकग्राउंड। उसके लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेफरेंस पॉइंट डिजिग्नेटेड फिक्स्ड बेंचमार्क पॉइंट यूज्ड टू एस्टैब्लिश मेजर एंड पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हमको डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए हम कहाँ से चलना स्टार्ट किए, कहाँ से हम उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। इन फॉर्मल मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ओरिजिन कह देते हैं। अब इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब पोजीशन, टू डिस्क्राइब पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को दो चीजें की जरूरत आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो डिस्टेंस और दूसरा है डायरेक्शन। किसी का भी अगर आपको पोजीशन बताना है तो उसके लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अपने घर से मान के चल लेते कि ये आपका घर है, यहां से आपको स्कूल बताना है कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में, इसका पोजीशन बताना है। तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका हाउस था और ये आपका स्कूल है। अब यहाँ हाउस से आपको अपने स्कूल का अगर पोजीशन बताना है तो इसके लिए आपको दो चीजें की जरूरत होगी, डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस
जैसे यहां से लेके यहां तक मान के चले थे कि हमारा है 100 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। लेकिन केवल और केवल अगर डिस्टेंस बताएंगे तो इससे हमारा पोजीशन रिवील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 मीटर की बात करें तो 100 मीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। इसलिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर में होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे ये हाउस से हमारा, इस हाउस से जो स्कूल है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बोलेंगे ईस्ट। तो अगर हमको यहाँ पे बताना हुआ कि जो घर से, हाउस से इस स्कूल का जो पोजीशन है वो है 100 मीटर ईस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर पोजीशन बताना होता है तो पोजीशन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस हमारा बताता है कितनी दूर है और डायरेक्शन बताता है कि वो किस तरफ है। अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लोगों को बताता है हाउ फार और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डायरेक्शन बताता है इन विच वे किस तरफ है वो। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो वही चीज है, टू डिलीवर मैथमेटिकली कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रिसाइज पोजीशन। अगर प्रिसाइज पोजीशन बताना है तो उसके लिए हम लोगों को दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक है डिस्टेंस, एक है डायरेक्शन। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पढ़ेंगे कि अभी जस्ट कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। हाईलाइटिंग हाउ फार द टारगेट ऑब्जेक्ट सिट्स फ्रॉम द रेफरेंस ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से वो किस वो कितनी दूर है वो हमारा डिस्टेंस बताता है, और किस तरफ है वो हमारा डायरेक्शन बताता है। पोजीशन इज नॉट मेयरली अ नंबर और अ रॉ एड्रेस। पोजीशन जो है एक केवल एक नंबर या रॉ एड्रेस नहीं है, इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रिसाइज लोकेशन रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम पोजीशन की बात करते हैं, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन केवल और केवल एक नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 100 मीटर, तो ये 100 मीटर केवल और केवल एक नंबर नहीं है, इसके साथ साथ हमको ये भी बताता है पोजीशन कि वो किस डायरेक्शन में है, कितनी दूर है। ये दोनों बातें हमको बताती है। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पोजीशन जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन अगर हम ऑरिजिन, अब आप लोगों को ये तो पता होगा, ये तो पढ़े हुए है मैथ्स में कि ये हमारा ऑरिजिन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हमारा ऑरिजिन होता है। अब इसमें हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, जनरली हम लोग राइट को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब मान के चल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस ऑरिजिन से चलना शुरू किया। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट था। एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया है और दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया है। अब जो इस डायरेक्शन में मूव किया होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और जो इस डायरेक्शन में मूव किया है उसका डिस्टेंस निगेटिव डिस्टेंस होगा। तो जो पोजीशन इसका जो पोजीशन होगा वो पॉजिटिव पोजीशन होगा और इसका जो पोजीशन होगा वो निगेटिव पोजीशन होगा, क्योंकि ये ऑरिजिन के निगेटिव डायरेक्शन में गया है और ये ऑरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है। तो पोजीशन जो है वो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो जो रेफरेंस पॉइंट से वो किस तरफ गया है। अगर रेफरेंस पॉइंट के वो राइट में गया है तो पॉजिटिव होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट जो ऑरिजिन था यहाँ पे, ऑरिजिन से अगर राइट में गया है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में गया है तो निगेटिव होगा।
आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोशन एंड रेस्ट। अब मोशन क्या होता है? अब तक तो हम लोग देखें कि पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हर चीज मूव कर रहा है। अब ये मोशन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन with respect to time, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान के चले थे कि ए जो एक ऑब्जेक्ट है, वो इंसान है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स बाद, मतलब कि 5 सेकेंड बाद वो यहाँ पे ना हो के अब यहाँ पे आ गया है। वही ए t इज इक्वल टू 0 पे इस जगह पे था, मतलब स्टार्टिंग में इस जगह पे था, लेकिन अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो यहां से चला उठ के यहाँ आ गया है। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब आप शुरू में देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़े समय बाद देखे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो गया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर यही चीज समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, if an object does not changes its with respect to टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। मतलब अगर आप t इक्वल टू 0 पे किसी को देख रहे हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है, मतलब समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं रेस्ट। अब एक कॉन्सेप्ट है कि देयर इज नथिंग एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। मतलब कि कोई भी चीज पूरी तरीके से रुका हुआ नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी चीज पूरी तरीके से मोशन में नहीं हो सकता है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आप रेस्ट पे हैं, क्योंकि आपका पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारा जो पूरा पूरा अर्थ है, हमारा जो पूरा पूरा अर्थ है, वो अर्थ ही तो मूव कर रहा है। ये मान के चलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब ये पूरा पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है, तो आप भी तो मूव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप समय के साथ आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आपके पापा बैठे हुए हैं, और या फिर आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं। ये आप है, मान के चलते ये आपका नाम राज है, और आपके फ्रेंड का नाम श्याम है, ठीक है। तो आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं, बाहर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आए हुए हैं, और ट्रेन अभी चल रहा है धीरे धीरे। तो इस केस में देखिएगा, जो ये आपका जो फ्रेंड है श्याम, श्याम और आपके बीच का जो पोजीशन है, वो पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके बीच में अभी मान के चल लेते हैं कि 5 मीटर का डिस्टेंस था। आप राज और श्याम, मतलब आपके और श्याम के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस था। 2 सेकंड बाद भी देखिएगा, आप दोनों के बीच में 5 सेकंड का 5 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो आपका दोनों का पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। फिर से समझिएगा कि आप मान के चल लीजिए राज है, आपका एक फ्रेंड श्याम है, आप दोनों ट्रेन से के अंदर जा रहे हैं, और आप दोनों आमने सामने सीट पे बैठे हुए हैं।
दो सीट है आमने सामने और दोनों पे बैठे हुए हैं, तो आप दोनों का पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। लेकिन आपके जो पेरेंट्स आए हुए थे छोड़ने, वो बाहर से अगर आपको देख रहे हैं तो इनके लिए आपका बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेन तो चल रहा था, तो इस इनके लिए आप दोनों मोशन में है। तो इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता है। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, रेफरेंस पॉइंट कहां से ले रहे हैं। अगर यहाँ पे देखने वाले अगर आप थे तो आपका दोस्त मोशन में नहीं था, अगर देखने वाले आपके पेरेंट्स थे तो आपका दोस्त श्याम मोशन में था। इसलिए कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। तो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और स्टेशनरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या मूव कर रहा है या रुका हुआ है, इंटायरली ऑन इट्स रिलेटिव चेंज अक्रॉस टेम्पोरल एंड स्पेटियल फ्रेम्स, मतलब आप कहां से देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट को तब हम उसको मोशन में कहेंगे इफ इट्स फिजिकल पोजीशन शिफ्ट्स कंटिन्यूअसली रिलेटिव टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एज टाइम पास, समय के साथ उसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब शुरू में वो यहाँ था, समय के साथ वो यहाँ चला गया, तो यानी कि उसका पोजीशन चेंज हुआ। और अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। अब इस चीज को मतलब पोजीशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा टी का, अब इस तरीके से डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज, चेंज यहाँ पे डेल्टा टी चेंज इन टाइम, तो टाइम के चेंज के साथ जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है। डेल्टा टी का मतलब इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, इस तरीके से अगर हो तो इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम मोशन में कहते हैं। और अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब यहां था, समय बीता फिर भी वो यहाँ है, और समय बीता फिर भी वो इसी जगह पे है, और समय बीता फिर भी वो इसी जगह पे है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड टू बी एट रेस्ट इफ इट रिमेन्स एट द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अगर वो उसी सेम डिस्टेंस और डायरेक्शन पे है फ्रॉम द सेलेक्टेड रेफरेंस पॉइंट ओवर अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, समय के साथ अगर वो उसी जगह पे है तो उसे हम कहते हैं रेस्ट पे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अब इस मोशन को समझने के लिए, अब इस मोशन को समझने के लिए हम लोग टू डिफरेंट टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस होता है हमारा the total length of the path covered by a moving body, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मान के चल लेते हैं कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इस पे हम वापस लौटेंगे। मान के चल लेते हैं कि आप यहां से चलना स्टार्ट किए, ये पॉइंट ए था, आप यहां से घूम फिर के यहां आ गए बी पे, फिर आपको थोड़ा सा और मन किया घूमने का तो आप फिर इधर आए सी पे, उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ गए डी पे। अब ये है 10 मीटर, ये है
4 मीटर और ये है 2 मीटर, या फिर इसको 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं हम लोग, डिस्टेंस होता है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। टोटल लेंथ जितना भी चला है, तो अगर मान के चले थे आप यहां से चलना स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले आप कहाँ गए हैं, सबसे पहले आप गए हैं यहाँ ए से बी, ए से ए बी, ये आपका पहला डिस्टेंस था, प्लस उसके बाद गए बी से लेके सी तक, तो प्लस बी सी, उसके बाद आप गए सी से लेके डी तक, तो सी डी, यानी कि ए बी है आपका 10 मीटर, बी सी है आपका 6 मीटर और सी डी है आपका 2 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 + 6 + 2 मतलब 18 मीटर। तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कितना चले हैं। अगर आप स्टार्ट यहां से किए थे और पहुंचे आप आखिरकार यहाँ, तो इस दौरान आप जहां जहां चले हैं उन सब का जो टोटल होगा वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन, जो आपका ए था, मान आप यहाँ ए से चलना स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे और फाइनली आप यहाँ पहुंचे हैं, आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे और फाइनली आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा, मान के चलते ये अभी x है, तो ये जो x होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन था आपका A और फाइनल पोजीशन है आपका D। अब A से लेके D तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, A से लेकर D तक का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे निकालने का तरीका होगा, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि जो भी टर्न लेते हैं अगर वो एंगल मेंशन नहीं किया होगा तो वो 90 डिग्री का टर्न होता है। तो ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि ये 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर है तो इतना दूर भी 2 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट का नाम पी दे, तो ये जो एपी है, एपी हमारा 10 मीटर माइनस 2 मीटर मतलब 8 मीटर हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल एपीडी, एपीडी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो जो एडी का एडी होगा वो होगा √अंडर 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा एडी इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में लेते हैं हम लोग, मान के चलते कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, सीधा गया, और यहां पे पहुंच गया। अब वापस से ये 100 मीटर था, अब वापस से ये घूम के आना शुरू किया, यहाँ पे ए स्टार्ट किया था, फिर बी गया, फिर वापस से वो सी पे आया और ये 40 मीटर वापस आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ, जहां जहां चला है। तो पहले गया है ए से स्टार्ट किया था और बी तक गया है,
तो ए बी प्लस, उसके बाद बी से स्टार्ट किया है और फिर सी पे आया है तो बी सी, यानी कि ए बी था हमारा 100 मीटर और बी सी था हमारा 40 मीटर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 140 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन था, मतलब उसके लिए हम इनिशियल पोजीशन लिखेंगे। इनिशियल पोजीशन जो है हमारा, शुरुआत कहां से किए थे, तो शुरुआत किए थे ए से, तो इनिशियल पोजीशन है ए। फाइनल पोजीशन है हमारा हमारा सी। तो ए से लेके सी तक की जो दूरी होगी ये ए सी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ए सी, जिसका वैल्यू आएगा ए बी माइनस बी सी इस केस में। तो ए बी हमारा 100 मीटर और बी सी हमारा 40 मीटर, यानी कि 60 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यही दिया हुआ है, द टोटल लेंथ ऑफ द क्यूमुलेटिव पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। टोटल जो लेंथ चला है अपने जर्नी के दौरान उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इट इज कंप्लीटली ब्लाइंड टू डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इट कैलकुलेट्स सोलली हाउ मच फिजिकल ग्राउंड वाज कवर्ड ओवरऑल, मतलब कि टोटल कितना फिजिकल ग्राउंड कवर किया है, केवल और केवल वही जरूरी होता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द नेट चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि टोटल कितना नेट चेंज हुआ है, मतलब शुरुआत कहां से किया और फाइनली कहां पहुंचा, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि वो इस तरीके से घूम के आया है, वो इस तरीके से घूम के आया है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल इनिशियल पोजीशन जो कि ये था और फाइनल पोजीशन जो कि ये था, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डायरेक्शन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में गया है। अब कुछ बातें जो हम लोगों को इसमें समझनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस की बात करें अगर, तो डिस्टेंस जो हमेशा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां से चला तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर थोड़ा भी चल लिया, अगर मूवमेंट में है, मोशन में है, यानी कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट किए इनिशियल, और फाइनली फिर घूम के मान के यहां से चलना शुरू किए, ऐसे गए, यहां पे गए, घूमे, फिर वापस से आप घर आ गए, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप चले हैं, कुछ ना कुछ तो चले हैं। जैसे यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, तो ये x, और अगर इसको y मान ले तो x प्लस वाई, यानी कि डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता है डिस्टेंस से।
डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो कम होगा या इक्वल होगा। इक्वल होने के लिए वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए विदाउट कमिंग बैक। मतलब आप यहां से चलना शुरू किए और यहां पे गए हैं, यहां से चलना शुरू किए और यहां पे गए स्ट्रेट लाइन पे, और बिना वापस आए हुए जब अगर काउंट कीजिएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जैसे इस केस में बात करें, अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां पे गए, तो ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे गए तो ए से बी तक यानी कि 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनिशियल था ए, फाइनल था बी, तो यानी कि ये भी हमारा ए भी हो जाएगा जो कि होगा 100 मीटर। तो यानी कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, या फिर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या फिर कम होगा, जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली इक्वल इफ एंड ओनली इफ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग बैक और रिवर्सिंग इट्स पाथ, मतलब बिना वापस आए हुए केवल और केवल आगे जा रहा, तो वो स्ट्रेट लाइन में अगर आगे जा रहा था तभी वो दोनों इक्वल हो सकता है। इफ एनी चेंजेस इन डायरेक्शन ऑकर्स, अगर डायरेक्शन में कोई चेंज होता है, द टोटल डिस्टेंस विल ऑलवेज एक्सीडेड द नेट डिस्प्लेसमेंट। जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। स्केलर और वेक्टर। अगर हम बात करें स्केलर की, तो स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। जैसे स्केलर क्वांटिटी, जैसे हम अपना मास बताना होगा, मेरा अगर अपना वजन बताना होगा, तो जैसे मान के चल लीजिए 60 केजी, तो इस 60 केजी बताने के लिए आपको अपना डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं थी, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप जैसे यहाँ पे मान के चले थे कि ए से बी डायरेक्शन में गए, तो ये ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, तो ये आपको बताना होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर थे आप, यहाँ पे गए, तो यहां से यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है, आपको बताना पड़ता है कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, जब अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन लगता है, मतलब कि आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अगर किसी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी रिक्वायर्स ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू पेयर्ड विद अ यूनिट, केवल केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसके साथ यूनिट भी लगा होना चाहिए। जैसे हम अभी बोले कि मास जैसे 60 केजी, तो यानी कि ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था, ये यूनिट था, और इस पूरे को मिला के कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और ये स्केलर क्वांटिटी बस बताता है कि कितना है,
It requires only numerical value paired with a unit representing magnitude alone. It answers the questions how much. ये बस इस बात का बताता है कि कितना है. डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है. जैसे डिस्टेंस 10 मीटर चले हैं, मास 50 केजी है, टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस. तो ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मैंडेटरीली रिक्वायर्स बोथ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन. डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है. ये हाउ मच एंड विच वे, ये कितना है और किस डायरेक्शन में वो बताता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटी है. अब कुछ टर्म्स जैसे इंस्टेंट ऑफ टाइम और इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल और इंस्टेंट, इस पे ध्यान मत दीजिएगा. हाँ, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम तो जैसे किसी पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे 10:10 पे, तो वो आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम हुआ. वही अगर आपका इंटरवल ऑफ टाइम बात करें, टाइम इंटरवल की, तो एक गैप होता है. टाइम इंटरवल, तो ये आपका एक गैप होता है. जैसे ये हो जाएगा 10:10 तो ये आपका इंस्टेंट ऑफ टाइम हो. और ये जो है 10:10 से लेके 10:30 तक, तो ये आपका टाइम इंटरवल हुआ. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है. अ प्रिसाइज स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक प्रिसाइज स्पेसिफिक पॉइंट होता है. इट रिप्रेजेंट अ सिंगल फ्रेम और रीडिंग ऑन अ स्टॉप वॉच. जैसे स्टॉप वॉच में कोई टाइम देख रहे हैं, ये गैप होता है, ड्यूरेशन होता है, एक दो टाइम के बीच का डिस्टेंस समय होता है. अब हम लोग, ये तो था कि थ्योरी पढ़े, पर साइंस या फिर फिजिक्स बस थ्योरी पढ़ने से उतना समझ नहीं आता है. तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. आप लोग क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. तब तक हम इसको आगे बताते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा दूर चला. जैसे यहां पे था, एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था वो थोड़ा दूर चल लिया. बोला गया कि वो थोड़ा दूर चल लिया. तो यानी कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा भी दूर चल लिया तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं हो सकता है. अगर वो थोड़ा दूर भी चल लिया तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं होगा. तो नो, इट कैन नॉट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. नो, कैन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर वो थोड़ा भी डिस्टेंस चल लिया तो कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो नहीं. इफ यस है ही नहीं तो सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर वो थोड़ा भी मूव नहीं किया रहता, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया. एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर किया. कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो यस हो सकता है. कि मान के चलिए यहां से स्टार्ट किया, गया और वापस से वो अपने जगह पे लौट आया. मान के चलते यहां से स्टार्ट किया, गया और वापस से वो अपने जगह पे लौट आया. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल. तो इसको एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं. if we went to the market and comes back to home,
इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट किए थे और वापस से अपने घर पे ही मार्केट गए, फिर वापस से अपने घर पे आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे हम यहां से चलना शुरू किए और यहां पे गए, हम यहां से चलना शुरू किए, पॉइंट इस पॉइंट ए से चलना शुरू किए और बी पे गए, तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो ये होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी यही हो जाएगा। तो इक्वल हो सकता है लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता, तो नो। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? किस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड टू द डिस्प्लेसमेंट? ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से है, ये आप खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, ये हम बता चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ फार्मर वॉक्स वेट अ मिनट, हाँ, तो अ फार्मर वॉक्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के चारों तरफ एक फार्मर चल रहा है, ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, 10 मीटर है, और अ फार्मर वॉक्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में एक बार इसके चल ले रहा है वो। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स? अगर एक बार चला है पूरा, एक बार इसके बाउंड्री के चारों तरफ चल लिया है 40 सेकेंड में, तो 40 सेकेंड में एक बार चला मतलब 40 मीटर चला, क्योंकि 10 मीटर 10 20 मीटर 10 30 10 40, 40 मीटर चला, तो एक सेकेंड में वो 1 मीटर चल रहा है, एक सेकेंड में वो 1 मीटर चल रहा है। अब हमसे पूछा है 2 मीटर 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट का मतलब 120 और 20 सेकेंड मतलब टोटल 140 सेकेंड का पूछा है। तो 140 सेकेंड का मतलब है कि वो 140 मीटर चलेगा। अब 140 मीटर का मतलब कि वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे ये जो 140 मीटर चला होगा, ठीक है, तो अब एक स्क्वायर फील्ड था, इसका पेरीमीटर है 10, साइड है 10 मीटर, तो पेरीमीटर होगा 40 मीटर। एक राउंड में 40 मीटर चला, 2 राउंड में 80 मीटर, 3 राउंड में 120 मीटर, 3 राउंड तो कंप्लीट किया होगा, लेकिन अब चौथे राउंड में केवल अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो चौथे राउंड में 120 हो चुका हुआ है, 130 140, मतलब वो यहां पे आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, तो यहां से स्टार्ट किया यहां गया, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a, यानी कि √2 × 10, यानी कि 10√2 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10√2 मीटर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, आप लोग इसको खुद से एक बार रुक के ट्राई जरूर कीजिएगा। अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में गया है, एंड देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 3 मीटर्स।
यहाँ पे था 4 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद नॉर्थ के डायरेक्शन में टर्न लिया, यहाँ पे पहुंच गया। अब वो नॉर्थ के डायरेक्शन में चला और 3 मीटर चल लिया है। अब जो भी टर्न होता है वो 90 डिग्री का टर्न होता है, याद रखिएगा। तो ये 3 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पूछा है, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी गया, फिर बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ए से लेके बी गया तो ए बी, प्लस फिर बी से सी गया है तो बी सी, यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर, मतलब 7 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल था वो ए पे, फाइनल है वो सी पे, यानी कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। अब ए सी कैसे निकालेंगे, तो ए सी को ज्वाइन करेगा हम, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है आपके लिए, या फिर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और कितना आंसर आता है वो एक बार कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है, अब इस सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ, इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, ये डायमीटर उसका 200 मीटर है। अब इस 40 सेकंड में ट्रैवल करता है, वन राउंड मतलब यहां से गया, घूम फिर के, ऐसे घूम फिर के वापस से यहीं पे आ गया है 40 सेकंड में। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 40 सेकंड में 200 मीटर चला है, तो पूछा है 2 मीटर 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में 200 मीटर, सॉरी 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 इसको अगले पेज में बताते हैं। 40 सेकेंड में एक राउंड चला है, एक राउंड मतलब 2πr। तो हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड में अगर इतना चल रहा है तो एक सेकेंड में 2πr/40, 140 सेकेंड में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 2πr/40 इंटू 140, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। डायमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, 200 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 100 मीटर बाई 4 इंटू 14। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 100/4 इंटू 14। 7 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब 2200 मीटर। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2200 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस चला वो 2200 मीटर। अब 2200 मीटर चला तो डिस्टेंस तो पता चल गया। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक बार चलने का मतलब कितना है उसका, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमको इनिशियल और फाइनल, अगर हम इनिशियल यहां से स्टार्ट किया है तो हमको निकालना होगा कि फाइनल कहां पहुंचा है।
तो उसके लिए वो कितना राउंड मारा है वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल 2200 मीटर चला और एक राउंड में वो चला है 2 पाई आर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 2200 बाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 100, 2200 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 100। तो यानी कि 22 से ये कट जाएगा 100 बार में और 100 से ये कट जाएगा, यानी कि वो 7/2 यानी कि 3.5 राउंड कंप्लीट किया, यानी कि वो 3.5 राउंड। अब अगर 3.5 राउंड बात करें तो एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर अगर कोई 3.5 मतलब यहां से स्टार्ट किया तो एक पूरा, दो पूरा, तीन पूरा और आधा, उसका आधा मतलब एक पूरा, दो पूरा, तीन पूरा और आधा मतलब यहां पे आ गया होगा। जैसे एक सर्कुलर ट्रैक था, अब यहां से कोई चलना शुरू किया, एक बार पूरा आ गया, फिर दो बार पूरा आ गया, फिर तीन बार पूरा आ गया और आधा राउंड मतलब यहां पे पहुंच गया। अब ये डायगोनल, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये डायमीटर ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में हमारा 200 मीटर, क्योंकि डायमीटर है, यहां से स्टार्ट किया और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक हमारा 200 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे के जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।